नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। नित्य एग्जाम पॉइंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं भाई, जो ये हमारा जीआईसी है, जीआईसी में टोटल जो है आपके 40 + 80 आने वाले हैं। ठीक है, यानी 40 में आपका करंट अफेयर्स और जीएफ रहेगा, 80 में आपका सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो है आपका करंट अफेयर्स चल रहा है, जीएफ जो है आपका चलना बाकी है। तो यहाँ पर जीएफ की स्टार्टिंग हम लोग करते हैं मल्टीपल से, एमसीक्यू से, और वो भी बिल्कुल टॉपिक वाइज पे रहेगा। ठीक है, बिल्कुल टॉपिक वाइज पे रहेगा। तो पहले हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये भी जो हिस्ट्री है वो भी बिल्कुल टॉपिक वाइज पे रहेगा। पहले प्राचीन रहेगा, फिर मध्य रहेगा, फिर आधुनिक रहेगा, फिर स्वतंत्रता रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम किसी दूसरे सब्जेक्ट पे जाएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये जो हमारा जीएफ है। ठीक है, चलिए, तो जीएफ में हम लोग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे इसमें क्या कुछ हमें लोगों को पढ़ना है। तो जीएफ में आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे। और इसमें जो प्राचीन इतिहास में टॉपिक होगा वो होगा भारत की प्रागैतिहासिक जो संस्कृतियां हैं, हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। तो पशुपालन के जो साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं वो कहाँ से हुआ है, बागौर से हुआ है। ठीक है, पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं भाई, तो वो बागौर से मिला हुआ है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दूसरा नंबर, नृत्यार्थ रहित नवपाषाणिक जो स्तर है वो प्रकाश में आया। ठीक है, तो ये प्रकाश में कब आया भाई, तो ये प्रकाश में आया गुफकराल से। ठीक है, गुफकराल से आया। डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, नृत्यार्थ रहित नवपाषाणिक जो स्तर है। थर्ड नंबर हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो मध्य पाषाण काल में जो आपको पशुपालन का प्रमाण मिलता है ये कहाँ पर मिलता है, ये आपको मिलता है बागौर में। ठीक है, बागौर में आपको पशुपालन का प्रमाण देखने को मिलता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें है सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फिलहाल ये क्वेश्चन जो है गलत था। ये क्वेश्चन जब पूछा था यूपीएससी में 2017 में पूछा गया था, तो इसका जो है सही आंसर नहीं हो पाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ से छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि ताम्रपात्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रख करके दफनाते थे। ठीक है, फर्श के नीचे किस तरह रख करके दफनाते थे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो दफनाते थे वो कैसे दफनाते थे भाई, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर रख करके वो दफनाते थे। अगला क्वेश्चन, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ पर हुआ। तो ये जो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पूछ रहा है, इसको आपको यहाँ पे स्पेशली ध्यान में रखना है। तो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ वो मध्य पाषाण काल से स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर, कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ हुई। तो खाद्यान्न वाली जो कृषि थी वो सर्वप्रथम नवपाषाण काल से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, कहाँ से, नवपाषाण काल से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो जो अगला क्वेश्चन होगा आपका वो क्वेश्चन नंबर होगा यहाँ पर हम लोग देखते हैं 8 नंबर। ठीक है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। तो जो बृहद पाषाण स्मारक हैं उनकी पहचान यहाँ पर मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में की गई थी। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो राख का टीला संगनकल्लू नवपाषाणिक स्थल से ये आपका संबंधित है। तो ये भी यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अगला हम लोग देखेंगे कि प्राचीन काल में जो आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। ठीक है, प्राचीन काल की बात कर रहा है। तो जीविकोपार्जन का जो मुख्य साधन था वो क्या था भाई, तो वो था कृषि। ठीक है, क्या था, वो था कृषि। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो भीमबेटका से सर्वाधिक जो शिलाश्रय चित्र प्राप्त हुए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको भी आपको याद रखना है। नवपाषाण कालीन जो गर्त हैं और गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं भाई, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, बुर्जहोम से मिले हैं और कहाँ से मिले हैं, और गुफरकाल से मिले हैं। ठीक है, कुचई से नहीं मिले हैं और आपका यहाँ महगड़ा से भी नहीं मिले हैं। तो 1 और 2 इसमें से आराम से क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो होगा कि उस स्थल का नाम बताइए जहां प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो प्राचीनतम अस्थायी जीवन पूछ रहा है यहाँ पे, तो अस्थायी जीवन का प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिला है, तो वो मिला है मेहरगढ़ से। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ पर मिलते हैं, मध्य पाषाण पूछ रहा है, ठीक है। तो पशुपालन के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं, तो पशुपालन के प्रमाण जो मिले हैं वो मिले हैं आदमगढ़ में, ठीक है। मध्य पाषाणिक में पूछ रहा है तो वो कहाँ पर मिले हैं भाई, आदमगढ़ में आपको देखने को मिले हैं। गंगा घाटी में अगर धान की खेती देखा जाए तो गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ पे मिलता है, तो वो मिलता है लहुरा देव में, ठीक है। गंगा घाटी की बात कर रहा है तो लहुरा देव में मिलता है। काफ़ी फेमस और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन आपका है, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पेज पर और क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो धान की खेती है उसके प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। अब वहाँ पे गंगा घाटी था, अब यहाँ पर क्या हो गया, भारतीय उपमहाद्वीप हो गया। तो भारतीय अगर उपमहाद्वीप की बात करें धान की खेती का तो आपका विंध्य क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज तो वो है जौ, ठीक है। काफ़ी फेमस है और सभी लोग जानते होंगे कि सबसे पहले मानव ने किस अनाज का प्रयोग किया था, तो वो प्रयोग किया था किसका, जौ का प्रयोग किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं भाई, तो वो दमदमा से मिले हैं, ठीक है। 3 मानव कंकाल। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, तो वो प्राप्त हुआ है लखैया से। और भी क्षेत्र आपको याद रखना है, विंध्य क्षेत्र स्पेशल पूछ रहा है, ठीक है। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, लखैया से आपको प्राप्त हुए हैं सर्वाधिक मानव कंकाल। अगले क्वेश्चन की यहाँ तरफ हम लोग आते हैं तो दधेरी है, दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पूरा स्थल है, तो ये कहाँ पर है, तो ये है पंजाब का, ठीक है। नवादा टोली काफ़ी फेमस है, तो किस राज्य में स्थित है, तो नवादा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है। गैरिक जो मृदभांड हैं, गैरिक मृदभांड पांड जिसे कि OCP कहा जाता है, इसका नामकरण हुआ था, तो इसका नामकरण कहाँ पर हुआ था, हस्तिनापुर में हुआ था, ठीक है। जो गैरिक मृदभांड पात्र हैं इनका नामकरण कहाँ पे हुआ था, तो इनका नामकरण हुआ था कहाँ पे, हस्तिनापुर में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मैच करना है, ठीक है। चलो तो हड़प्पा को अगर देखोगे भाई तो कहाँ है, यहाँ पर रावी नदी के किनारे, ठीक है। हस्तिनापुर तो ये हो जाएगा आपका गंगा नदी के किनारे, ठीक है। और नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे, और जो पैठन हो जाएगा ये आपका गोदावरी। तो इस प्रकार से कौन सा सही हो जाएगा, ये आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। बी यहाँ पर आपका बड़े आराम से सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन कि ये जो भारत की किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं, लौह धातु के। तो लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलते हैं भाई, अतरंजी खेड़ा से मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था, तो ये सबसे पहले किसने किया था, तो ये महोदय थॉम्सन महोदय थे, थॉम्सन महोदय ने ये किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर है, भारत में प्रथम पुरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले कौन थे, रॉबर्ट ब्रूस फूट थे। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट क्या थे, ये लोअर 2015 में पूछा गया था। तो ये थे भूगर्भ वैज्ञानिक, ठीक है। कौन थे, ये थे भूगर्भ वैज्ञानिक। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो ये भी जो है आपको यहाँ से याद रखना होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, फाइनली पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर हम लोग आते हैं और देखते हैं कि ये जो नवादा टोली है, नवादा टोली का उत्खनन किसने करवाया, तो संकालिया महोदय ने करवाया था। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि HD संकालिया महोदय कौन थे, ठीक है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया था, तो सबसे पहले भारत में किया गया था। किसके लिए, वस्त्रों के लिए कपास की खेती सबसे पहले कहाँ पर किया गया था भाई, तो सबसे पहले किया गया था भारत में, ठीक। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी ध्यान में आपको रखना है। तो इस प्रकार से जो पाषाण वाला था वो समाप्त हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं सिंधु सभ्यता और उसकी संस्कृति में। तो ऐसे ही फटाफट जो है हम लोग टॉपिक वाइज इसको पढ़ते चलेंगे।
और आपका भी टाइम जो है ज़्यादा नहीं लगेगा। सिंधु सभ्यता और संस्कृति में आते हैं इंडस सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। तो सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में जो निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो कुओं के अवशेष कहाँ पर मिले हैं भाई? तो कुओं को अवशेष मिले हैं आपके मोहनजोदड़ो में। ठीक है, कहाँ पर मिले हैं? मोहनजोदड़ो में कुएं के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मैच कर देना है और इसमें देखना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे भाई, ये जो हड़प्पा है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, और हस्तिनापुर की खोज जो है किसने की थी? बीबी लाल महोदय ने की थी। ठीक है, कौशाम्बी की किसने की थी भाई? तो कौशाम्बी की थी जॉन मार्शल महोदय ने। और या सॉरी, इसका नहीं हो जाएगा, ये तक्षशिला का जॉन मार्शल महोदय हो जाएंगे, सी का 2 हो जाएगा, और कौशाम्बी यानी कि डी का 1 हो जाएगा। ठीक है, NG मजूमदार महोदय हो जाएंगे। तो इस प्रकार से सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सी उत्तर सही हो जाएगा। अगर हम लोग देखते हैं हड़प्पा जो संस्कृति है, हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करता है? ठीक है, उत्तरी सीमा, तो उत्तरी सीमा क्या पड़ता है भाई? हड़प्पा पड़ता है, उत्तरी सीमा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। तो निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। तो उत्तर प्रदेश में इसमें हम लोग देखेंगे भाई कौन कौन से स्थित हैं। तो उत्तर प्रदेश में 3 और 4 स्थित हैं। ठीक है, ये जो आपका आलमगीरपुर है ये, और ये जो हुलास है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, को UPPSC प्री 2018 में ये पूछा गया था। ठीक है, चूँकि ये एग्ज़ाम UPPCS ही करा रही है, UPPSC ही करा रही है, इसलिए हम लोग UPPSC में आए क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं कि क्वेश्चन आपको वहीं से मिलने हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या करना है आपको? सही मिलान करना है। तो सही मिलान में यहाँ पर जो स्थल हैं और वहाँ से आपको क्या क्या प्राप्त हुए हैं इसकी जो है कुछ थी। तो इसमें थोड़ी सी जो है यहाँ पर क्या हो गया है, जुता हुआ खेत कहाँ मिला है, नर्तकी की मूर्ति, गोदी, समाधान R27। तो इसमें से कुछ जो है ऑप्शन जो है इसमें गलत हैं और इसको आयोग ने क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। ठीक है, तो हम लोग भी डिलीट मार देते हैं। और आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो हड़प्पा है वो अब इसमें पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? तो आद्य ऐतिहासिक युग से। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक युग से ये संबंधित है। तो हम लोग आद्य ऐतिहासिक युग में देखते हैं कि उसमें लिखने की जो क्षमता थी वो विकसित हो गई है, लेकिन उन चीज़ों को भी हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो उसे आद्य बोलते हैं। ठीक है, तो प्राक होता है, आद्य होता है और ऐतिहासिक होता है, ये 3 होते हैं जो कि आपको जानना है। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन कौन सा है भाई उसमें? तो असत्य कथन हो जाएगा डी, कि वो लोग लोहे से परिचित थे। ठीक है, बिल्कुल वो लोग लोहे से परिचित बिल्कुल भी नहीं थे। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल। व्यापार और वाणिज्य उन्नत थी, बिल्कुल। मात्र देवी की उपासना किया जाता था, बिल्कुल सही है। लोहे से वो लोग परिचित बिल्कुल भी नहीं थे भाई। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी जो संस्कृति है वैदिक सभ्यता से भिन्न है। क्यों, किस प्रकार की भिन्न है? क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन था, बिल्कुल सही। चित्रलेखीय लिपि थी, बिल्कुल सही है। उनके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, तो अभाव बिल्कुल था। तो इस प्रकार से कौन सा सही हो जाएगा? सभी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो हड़प्पा संस्कृति की जो मोहर है भाई उस पर बैल भी है, हाथी भी है और भेड़ भी है। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि घोड़े की जानकारी जो है हड़प्पा वासियों को नहीं थी, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए घोड़ा जो है वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है भाई? तो ये जो जैन अवेस्ता है ये ईरान का है। ठीक है, ये ईरान का है, तो वहाँ पर आपको यहाँ से ध्यान में रखने हैं। नीचे 2 वाक्यांश दिए हैं, इसको हम लोगों को अच्छे तरीके से पहले क्या करना, पढ़ना है। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। कारण क्या पूछ रहा है? कि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ठीक है, चलिए,
तो विलुप्त हो गए हैं तो कारण में इसको क्या देना था, विलुप्ति का कारण देना था कि क्यों विलुप्त हो गए हैं, लेकिन ये तो उसके उत्पन्न होने का कारण बता दिया। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि ए और आर दोनों सही हैं। भाई विलुप्त हो गए हैं और ये जो है खुदाई के दौरान प्रकट भी हुआ था, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है। कारण का कथन का ये कारण नहीं है कि क्यों लुप्त हो गए, तो इसको कारण बताना था कि बाढ़ आई इसलिए लुप्त हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर सही हो जाता कारण। तो दोनों सही है लेकिन ये सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो इस प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा भाई, बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 तक हो गया है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ हम लोग पहुंचेंगे और देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो स्नानागार आपको प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। और सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। तो घरों में कुएं के अवशेष कहाँ पर मिले हैं, तो ये भी जो है आपको मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। तो बेहद जो स्नानागार प्राप्त हुआ है वो भी कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। घर में कुएं के स्नान वो भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर है, पत्तन मतलब कि जो उसे बोलते हैं जहाँ पर हवाई जहाज कह रहे हैं, जो बंदरगाह बोलते हैं। ठीक है, बंदरगाह वाला नगर, तो यह आपका लोथल हो जाएगा। मृणपट्टिका पर जो उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है वो कहाँ पर प्राप्त हुई है, वो लोथल से प्राप्त हुई है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुई है भाई, वो लोथल से प्राप्त हुई है। तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। हाथी दांत का जो पैमाना है वो हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। कहाँ पर मिला है, तो लोथल से भी मिला है। हाथी दांत का पैमाना बहुत फेमस है, यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ पर स्थित है, तो लोथल कहाँ पर स्थित है भाई, गुजरात में स्थित है। ठीक है, लोथल गुजरात में स्थित है जहाँ पर बंदरगाह था। ठीक है, तो बंदरगाह ये पूछे और या फिर हाथी दांत का पैमाना पूछे तो ये आपको वहाँ पर लगा देना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये जो हड़प्पन संस्कृति है उसके संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं, तो ये धौलावीरा में मिले हैं। जुते हुए खेत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी खोज कहाँ पर की गई, तो ये भी कालीबंगा में की गई है। ठीक है, जुते हुए खेत कहाँ मिले हैं, तो ये आपको कालीबंगा में देखने को मिले हैं। अगला हम लोग देखते हैं भारत का जो सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल है तो वो कौन सा है, वो है राखीगढ़ी। सबसे बड़ा अगर स्थल पूछा जाए तो इसमें राखीगढ़ी सबसे बड़ा हो जाएगा। किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किया है, तो सर जॉन मार्शल ने इसके लिए सिंधु सभ्यता का यहाँ पर प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा का जो उत्खनन है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, ठीक है, नहीं समझ पाया तो एक कनिंघम हो जाएंगे कि इन्होंने इसके महत्व को जो है नहीं समझा और समझ पाया, यहाँ पे पूछा गया है, तो वो जॉन मार्शल महोदय हो जाएंगे जो कि इसके महत्व को समझ पाए। ठीक है, कनिंघम महोदय ने इसके उत्खनन करवाए लेकिन इसके महत्व को समझ नहीं पाए, इस नाते जो है इसको आगे नहीं बढ़ाया जाता। चलिए, तो आइए हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 52 से। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए जो भी कोट हैं उससे सही उत्तर चुनना है। तो हड़प्पा संस्कृति की बस्ती है और यहाँ पर जिस नदी के किनारे ये लोग अवस्थित हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो हड़प्पा है, ठीक है, अभी आपको पीछे भी आया था, हड़प्पा है आपका रावी नदी पे, और ये जो कालीबंगा है ये कहाँ पर है भाई, घग्गर नदी पे, और ये जो लोथल है ये है भोगवा नदी पे, और ये जो रोपड़ है भाई ये कहाँ पर है, तो ये है सतलज नदी पे। इस प्रकार से कौन सा सही हो जाएगा भाई, ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पर यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 से भी मैच ही कराना है, तो इसमें देखेंगे जो मांडा है, ठीक है, मांडा कहाँ पर आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। और ये जो दैमाबाद है, दैमाबाद आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। कालीबंगा आपको कहाँ पे मिलेगा भाई, कालीबंगा राजस्थान में मिलेगा। ठीक है, और राखीगढ़ी कहाँ पर मिलेगा, तो राखीगढ़ी आपको मिलेगा हरियाणा में। ठीक, राखीगढ़ी सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल आपको पीछे बताया गया। तो इस प्रकार से कौन सा सही हो जाएगा भाई, सी वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ भी आपको मैच ही करना था। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54।
तो निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने, लोथल की खोज एस.आर. राव ने, फुरकोट्दा की खोज जोशी ने, धौलावीरा की खोज वी.के. थापड़ ने। तो यही आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नीचे भी देखेंगे हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उसकी स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो आलमगीरपुर बिल्कुल उत्तर प्रदेश मेरठ में है, बनावली हरियाणा में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, राखीगढ़ी आपको अभी पीछे बताया कहाँ पर है भाई? राखीगढ़ी गुजरात में। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पर राजस्थान दिया है। ठीक, चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग अब पहुँच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। ठीक, यहाँ भी आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश बिल्कुल है, लोथल गुजरात बिल्कुल है। ठीक है, कालीबंगा हरियाणा यही गलत हो जाएगा, और रोपण पंजाब में है। ठीक है, तो बिल्कुल गलत कर दीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता पुरातत्व संबंधी खुदाई जो हुई है वहीं से है, हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है और नहीं पता चलता है कहीं पर। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वो है भैया पुरातात्विक खुदाई, क्योंकि पुरातात्विक खुदाई से ही इसके बारे में हमें पता चल पाया है। क्योंकि इसकी जो लिपि हैं, सारी चीज़ें हैं वो लिखी हुई हैं, लेकिन हम उसको पढ़ा तक नहीं पाए हैं। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल कहाँ पर स्थित हैं? तो सिंधु घाटी में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं भाई? सिंधु घाटी में स्थित हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ हम लोग आ जाएंगे और यहाँ पर भी आपको बताना है कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थीं वो कौन कौन सी थीं? ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा भाई? सिंधु, यहाँ पर चिनाब हो जाएगा, यहाँ पर झेलम हो जाएगा। ठीक है, गंगा नदी के तट पर कोई भी सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं बसी थी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर गलत कर देना है, बी सही हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं और देखते हैं मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है पूर्व आर्य यानी कि प्री आर्यन से ये मूर्ति पूजा का आरंभ वहाँ से हो जाता है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये भी सारी आपकी चीज़ें पढ़ते रहना। अगला हम लोग टॉपिक देखेंगे ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच जाएंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि पवित्र गायत्री मंत्र ये किस ग्रंथ से लिया गया है? तो भाई ये लिया गया है ऋग्वेद से। ठीक है, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से आपका लिया गया है, बहुत फेमस है। प्राचीन काल के जो महान विधि के निर्माता थे मनु, ठीक है, मनु स्मृति आप लोग जानते होंगे, तो मनु ने मनु स्मृति की जो है रचना की थी। ठीक है, तो महान विधि निर्माता कहा जाता है। निम्न में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा की गई है? तो मोक्ष की चर्चा कहाँ पर की गई भाई? उपनिषद में की गई है मोक्ष की चर्चा। निम्न में से कौन शुक्ल यजुर्वेद संहिता है? तो शुक्ल यजुर्वेद संहिता जो है इसमें से वो है वाजपेयी। ठीक है, वो कौन सी है? शुक्ल यजुर्वेद संहिता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखेंगे वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्न कथन दिए गए हैं, उनमें से हमको बताने हैं कि कौन कौन सा सही है कौन सा नहीं। ठीक है, झंझावट के देवता बिल्कुल सही हैं, पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वर्षा के देवता थे। तो भाई ये 1 और 3 4 तो बिल्कुल सही है। पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, इसमें कोई कंफर्म नहीं है। आयोग ने भी इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था, तो हम लोग भी डिलीट कर देते हैं। बाकी 2 क्लियर है, वो आप जानते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें म्लेच्छ कहा जाता था? तो ये जो है किस ग्रंथ में कहा गया है? ये शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। कहाँ पर? शतपथ ब्राह्मण में ये कहा गया था। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। ठीक है, तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में कुल ऐसे सूक्तों की संख्या तो 1028 होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख दिया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर नहीं दिया है, 1028 होती है। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, गायत्री मंत्र सर्वप्रथम कहाँ मिलता है?
तो आपको ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो कौन सी थी भाई, तो वो थी ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि में जो है ऋग्वेद लिखा गया था। अगला यहाँ पर मैच करना है, यहाँ पर कोड का प्रयोग कर करके, तो आइए हम लोग यहाँ पर मैचिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वेद हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं ये आपको बताना है। तो ऋग्वेद में आपको क्या मिलता है, तो श्रोत एवं प्रार्थनाएं। ठीक है, सामवेद क्या है, ये आपका गान से संबंधित है, और ये जो अथर्ववेद है ये आपको तंत्र मंत्र से संबंधित होता है। ठीक है, तो ये दो तीन बहुत फेमस, सामवेद यानी कि गायन वाला, यजुर्वेद में आपको कर्मकांड देखने को मिलते हैं। तो ऐसे दो तीन आपको याद रखना है, तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको सॉल्व कर ले जाएंगे जब भी आपके एग्जाम में ये आएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो ऋग्वेद पर आधारित है वो है सामवेद, तो इसका जो है ऋग्वेद से लिया गया है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, इसका उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है भाई, तो ये मिलता है अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद में इसका उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। ऋग्वैदिक जो धर्म था, तो ऋग्वैदिक धर्म किस प्रकार का था भाई, बहुदेववादी, क्योंकि इसमें बहुत सारे देवता थे। ठीक है, बहुत सारे देवता थे। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी, तो बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। ऋग वैदिक काल, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वैदिक काल उत्तर वैदिक काल भी आगे आएंगे तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ है भाई, तो वो हुआ है ऋग्वेद में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित है भाई, तो सर्वाधिक संख्या में जो मंत्र हैं वो अग्नि से संबंधित हैं। किससे, अग्नि से संबंधित हैं सर्वाधिक संख्या में मंत्र। तो हम लोग पहुंच गए हैं 77। 100 क्वेश्चन तो लगभग कर ही सकते हैं, तो 100 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग अब पहुंचते हैं 78 में। तो ये जो अवेस्ता है और ऋग्वेद है इसमें समानता है। तो अवेस्ता ये किस क्षेत्र से संबंधित है, ईरान से, पीछे बता दिया गया। निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है, तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन है। ठीक है, कौन सा, ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, वर्ण। ठीक है, तो ये मिलता है आपको ऋग्वेद में। तो सारी चीज़ें ऋग्वेद में ही मिलती हैं। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित जो है ऋषि थे, किससे, तो वो थे ऋषि गौतम राहुगण। ठीक, तो ऐसे ये खास कभी पूछा नहीं है, तो ये मैंने देखा नहीं है, लोअर वाले में ये पूछ लिया है। तो जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है, तो पुरुष मेध का उल्लेख कहाँ पर हुआ है, पुरुष मेध का, तो शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। निम्न से वैदिक साहित्य का सही क्रम आपको चुनना है। तो सबसे पहले क्या है भाई, वैदिक संहिताएं, उसके बाद ब्राह्मण आए, उसके बाद आरण्यक आए, और उसके बाद उपनिषद आए। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर सीरीज भी आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछ लेता है, जैसे कि पूछा गया था पिछले 2014 में। ये जो गोपथ ब्राह्मण हैं, गोपथ ब्राह्मण ये किससे संबंधित हैं, तो गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो यव जौ के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, जानते हैं कि सर्वप्रथम जो मानव ने प्रयोग किया वो जौ का प्रयोग किया था, तो उसी के लिए यव शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अगला हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मादे तमा, देवी तमा और नदी तमा कहा गया है, बहुत ही फेमस है, तो ये सरस्वती नदी को कहा गया है। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे, तो परुष्वी नदी के किनारे लड़ा गया, बहुत फेमस है। परुष्वी नदी के किनारे दशराग्य जो युद्ध हुआ था वो लड़ा गया था। प्राचीन भारत में निफाका के नाम से कौन जाने जाते थे भाई, तो निफाका के नाम से जाना जाता था क्या, स्वर्ण आभूषण। कहीं कहीं इसके लिए निष्क शब्द का भी प्रयोग होता है, यहाँ पे निफाका लिखा है तो निष्क का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो निष्क हो या फिर निफाका लिखा हो, दोनों चीज़ें आपकी सेम हैं। तो अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। ठीक है,
आरंभिक जो वैदिक साहित्य था उसमें सर्वाधिक वर्णित जो नदी थी वो कौन थी भाई, तो वो थी सिंधु नदी। आरंभिक वैदिक में पूछ रहा है। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख है जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ था, ये हुआ था बुगजकोई से प्राप्त हुआ था। अगर हम लोग आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे क्वेश्चन आएगा भाई मनु स्मृति से। तो मनु स्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है, तो मनु स्मृति जो है सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। किससे, सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, तो गाय को समझा जाता था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में सबसे अगर मूल्यवान संपत्ति पूछी जाए क्या थी, तो वो थी गाय। ठीक है, भूमि, स्त्री, जल नहीं था। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या कहा जाता था, तो गाय को भी क्या कहा जाता था, अघन्या कहा जाता था। ठीक है, किसको, गाय को ही अघन्या कहा जाता था। सत्यमेव जयते, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो मोक्ष की चर्चा भाई आपको उपनिषद में देखने को मिलती है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद का तत्व दिखाई देता है, तो निराशावाद का तत्व मैत्रेयणी में सबसे पहले दिखाई देता है। आध्यात्मिक ज्ञान के बिना नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, तो नचिकेता और यम ये कठोपनिषद में प्राप्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यम और नचिकेता का इसमें क्या है, संवाद है। सूची 1 को यहाँ पर सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर वैदिक नदियाँ दिया गया है और आधुनिक नाम दिया गया है कि इस समय उसका नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कुभा, तो इस समय इसका नाम क्या हो गया भाई, काबुल। ठीक है, दूसरा है इसमें परुश्रवी, तो परुश्रवी का अब नाम क्या हो गया है भाई, तो इसका नाम हो गया है रावी नदी। दूसरा देखेंगे फुतुद्री, तो फुतुद्री का नाम जो है इस समय क्या हो गया है भाई, फुतुद्री का नाम क्या हो चुका है, नहीं पहले सदानीरा देख लेते हैं। तो सदानीरा ये जो आपकी गंडक हो गई और फिर फुतुद्री बच गया, ये आपका सतलज हो गया। ठीक है, तो फिर आपसे बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये सारी नदियों के जो प्राचीन नाम है वो भी आपके एग्जाम में पूछ लेता है। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 नंबर। ठीक है, अच्छा अभी 99 नंबर भी है, तो 99 नंबर। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, तो अफगानिस्तान के साथ अगर देखा जाए तो कुबा और कुर्मू। ठीक है, कुर्मू। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था, तो बृहस्पति को जो है उनका पुरोहित माना जाता था। ठीक है, बृहस्पति को पुरोहित माना जाता था। सर्वाधिक जो ऋग्वैदिक सूक्त हैं वो किसको समर्पित हैं, तो सबसे ज़्यादा इंद्र को समर्पित हैं। उत्तर वैदिक काल की अगर बात की जाए तो निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था, तो आर्य संस्कृति का जो धुर था वो कुरु और पंचाल को समझा जाता था। किसको, कुरु और पंचाल को समझा जाता था। तो ये भी आपको ध्यान में देना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदाधिकारी उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की सूची में सम्मिलित नहीं था, तो वो था अष्टपति। ठीक है, अष्टपति जो था वो रत्नियों की सूची में यहाँ पर सम्मिलित नहीं था। वैदिक कर्मकांड में होता, ये जो होता होते थे, होता का संबंध किससे होता था भाई, तो ये ऋग्वेद से होता था। ठीक है, होता का संबंध किससे था, ऋग्वेद से था। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है भाई क्या, श्रेष्ठ। ठीक है, आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अर्धवर्यु। अर्धवर्यु का अर्थ क्या होता है भाई, तो अर्धवर्यु का अर्थ होता है यज्ञ करने वाला पुरोहित। ठीक है, क्या होता है, यज्ञ करने वाला पुरोहित को क्या बोलते हैं, हम अर्धवर्यु बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 107 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र क्या हो जाएगा, वीणा हो जाएगा। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो अश्वपति कैकेयी के शासक थे। कहाँ के शासक थे भाई, कैकेयी के शासक थे। 100 नंबर देखेंगे, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं था, तो ये हो जाएगा किकट। ठीक है, किकट जो है पंचजन से संबंधित नहीं था।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं, तो किसके संकेतक हैं? तो ये सभी हैं भाई पुराणों के, ठीक है, पुराणों के संकेतक हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज 110 नंबर क्वेश्चन देखा, और इसके बाद ऐसे डेली आपको ऐसे 100 क्वेश्चन मिलते रहेंगे, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और लगभग हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसके आगे कल एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी अपनी तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बनाए रखिए। आपके पास लूसेंट है, कोई भी वन लाइनर है, कोई भी वैकल्पिक टाइप का बुक है, तो उससे आप लोग फटाफट जो है पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।